Hello everyone, welcome back to Gyan Mimamsa YouTube channel. So it's our next video lecture in modern Indian history. So let's start. Today we are looking into British consolidation in India. So we look into constitutional measures from 1765 to 1857. So let's start. हम थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर देखें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडेशन 1600 में देखा। देन इम्पोर्टेंट फेज अगर हम देखें 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बंगाल का जो ट्रेड है उसकी मोनोपोली स्टैब्लिश हो जाती है। देन 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है, जिसके बाद बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के जो दीवानी राइट्स है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाते हैं। देन ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1965 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेडिंग कंपनी से रूलिंग की तरफ वो जाते हैं। सिर्फ अब वो एक कंपनी नहीं है, अब वो सिर्फ ट्रेड नहीं करती, ट्रेड के साथ साथ वो अब रूल भी कर रही है इंडिया पर। देन 1765 से 17 में हम देखते हैं, 1772 में देखते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट की, जिसमें अथॉरिटी तो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, बट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इंडियन रूलर्स की थी। देन एक दो मेजर फेजेस हम देखेंगे 1772 से लेकर 1857 में, जिसमें हम कंपनी रूल देखेंगे, एंड 1857 स्पेसिफिकली रिवॉल्ट के बाद, 1857 के रिवॉल्ट के बाद और जब तक इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिलती तब तक क्राउन रूल जो है देखेंगे। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम मान सकते हैं, या फिर बैकग्राउंड देख सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इंडिया में आई और किस तरीके से वो लास्ट तक रहती है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करें या फिर हम कंपनी रूल की बात करें, कंपनी रूल 1773 से 1853 तक काफी सारे एक्ट्स जो है वो आए थे। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, देन पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1786 में अमेंडमेंट एक्ट आते हैं, देन चार्टर एक्ट्स आते हैं 4। तो ये सारे एक्ट जो है हम एक एक करके देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इससे पहले हम थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड देखें, जो पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसका इवोल्यूशन देखने को मिला था। अब आफ्टर 1688, जब ब्रिटिश टाइम पीरियड पे ग्लोरियस रेवोल्यूशन देखने को मिला था, इसके बाद जो है ये सारे डेवलपमेंट हुए थे। ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ था कि कोई भी न्यू मोनार्क आता था, न्यू राजा आता था, न्यू किंग आता था, न्यू मोनार्क क्या करता था, पावर को इंक्रीज कर देता था पार्लियामेंट की। तो कोई भी न्यू मोनार्क आता था ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद, तो मोनार्क जो है पार्लियामेंट की जो पोजीशन थी, पार्लियामेंट की जो पावर थी, उसे इंक्रीज करता हुआ चलता था। तो इसलिए जो है रेगुलेटिंग एक्ट हम देखते हैं सबसे पहले 1773 में, जो क्या करता है, एक्सटेंड करता है कंपनी के फंक्शंस को इंडिया के अंदर। अगर हम देखें इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल फील्ड्स में कंपनी के जो फंक्शन है उसे बढ़ाता है, उसे एक्सटेंड करता है। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देखें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट की, तो गवर्नर ऑफ बंगाल जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन चुका है। देन एक न्यू बॉडी, गवर्निंग बॉडी जो है कंपनी में आई है, जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और ब्रिटिश कैबिनेट जो है अब वो पूरी तरीके से एक्सरसाइज करेगा, राइट को एक्सरसाइज करेगा पूरे इंडिया में। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का हायरार्की देखें, तो हम इसके हायरार्की में देख सकते हैं, पहले ब्रिटिश मोनार्क होगा, देन पार्लियामेंट, देन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सीओडी, एंड आफ्टर दैट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन में हम हायरार्की देख सकते थे, ब्रिटिश मोनार्क, पार्लियामेंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। किस तरीके से एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो है इस एक्ट के अंदर, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो है देखने को मिले थे।
जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें गवर्नर जनरल और 4 मेंबर रहेंगे। तो इट कंसिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल एंड 4 मेंबर्स। गवर्नर जनरल हैड द पावर टू सुपरिटेंड एंड कंट्रोल प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। तो मद्रास और बॉम्बे जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उसके अंडर आएंगे। देन इस एक्ट के अंदर प्रोहिबिट किया जो प्राइवेट ट्रेड्स थे, प्रोहिबिट किया जो प्राइवेट ट्रेड्स थे या प्रेजेंट एक्सेप्ट करते थे, ब्राइब एक्सेप्ट करते थे नेटिव इंडियन से, वो भी जो है प्रोहिबिट किया इस एक्ट के अंदर। ये सारी चीजें क्यों हो रही थी? देखिए, कोई भी कोई भी कंपनी का मेंबर था, वो जब ब्रिटिश वापस जाता था, ब्रिटिश एरिया में वापस जाता था, उनके रीजन में वापस जाता था, तो वो देखते थे कि बहुत सारे जो कंपनी के सर्वेंट हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे प्रेज़ेंट है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी जो है देखी जा रही थी। इसलिए पार्लियामेंट ने कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है बनाए थे कि प्रोहिबिशन लगाया था सर्वेंट्स पे कि वो किसी भी प्राइवेट ट्रेड में जो है एंगेज नहीं होंगे और ब्राइब या कोई भी प्रेज़ेंट जो है नेटिव से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर। देन लेजिस्लेटिव फंक्शन, इसी के साथ-साथ जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है सारे डिसीजन लेगी मेजॉरिटी से कंपनी से रिलेटेड। अगर हम लेजिस्लेटिव फंक्शन की बात करें तो लेजिस्लेटिव पावर जो है गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल जो है वो मिलके रूल्स बनाते थे। तो फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया था इंडिया में कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो है उसे रिकॉग्नाइज किया गया था इस एक्ट के बाद। अगर हम जुडिशियल फंक्शंस की बात करें तो इस एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा जो है एस्टैब्लिश हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है। इन 1774 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। इसमें 1 सीजीआई एंड अदर 3 जजेस थे। लेट मी जस्ट राइट फ्रॉम द अनदर पेन। तो इसमें अगर हम सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा की बात करें तो इसमें 1 सीजीआई प्लस 3 जजेस थे एंड उसी के साथ-साथ जो दीवानी इंडियंस के लिए 2 तरह की अदालत या 2 तरह के कोर्ट्स जो है हम देख सकते हैं। फर्स्ट इज़ दीवानी कोर्ट या दीवानी अदालत जिसे सिविल कोर्ट बोलते थे, एंड सेकंड वन इज़ फौजदारी अदालत, फौजदारी अदालत जिसे हम क्रिमिनल कोर्ट बोलते हैं। तो ये 2 कोर्ट भी जो है एस्टैब्लिश किए गए थे फॉर इंडियंस। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी? इस एक्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी, जिसकी वजह से न्यू एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 आता है। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या-क्या प्रॉब्लम्स थी? इसमें प्रॉब्लम थी, फर्स्ट जो गवर्नर जनरल है, उसकी जो पावर है अ, सुप्रीम नहीं थी, उसके पास कोई वीटो का राइट नहीं था। इट मीन्स जैसे 5 मेंबर्स है, तो 4 मेंबर जो है साथ हो जाते थे और गवर्नर जनरल के पास क्योंकि वीटो पावर नहीं था तो वो इस कोई भी डिसीजन को ओवरराइड नहीं कर सकता था। तो गवर्नर जनरल के पास कोई वीटो राइट नहीं था। देन जो मद्रास एंड बॉम्बे प्रोविंस थे उसका वीक रूल देखा गया था क्योंकि बॉम्बे एंड मद्रास के ऊपर बोला गया था कि गवर्नर जनरल के जो है पावर्स या कंट्रोल इन 2 प्रेसिडेंसी पे देखे जाएँगे। बट इनके बीच के जो रूल्स थे वो अनक्लियर थे। अ, वॉर एंड पीस से रिलेटेड स्पेसिफिकली। क्योंकि अनक्लियर थे तो बॉम्बे प्रोविंस एंड मद्रास प्रोविंस जो है अपनी तरीके में से वॉर में भी इन्वॉल्व हो जाते थे। कोई ट्रीटी साइन करते थे, कोई पीस ट्रीटी साइन करते थे, कभी वॉर में इन्वॉल्व होके जो है सारी चीज़ें मैनेज करते थे। तो इस एक्ट में ये देखा गया था, ये इस एक्ट में ये प्रॉब्लम्स देखी गई थी। गवर्नर जनरल है वो स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है। जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंस के जो रूल्स है वो अनक्लियर है जिसकी वजह से बॉम्बे एंड मद्रास जो है वॉर एंड पीस में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई गई है। तो इस सारे रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो है फिर से पिट्स इंडिया एक्ट आता है जिसमें बताया जाता है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट में प्रॉब्लम्स थी उसे कैसे सही करें। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर इट वाज पास्ड टू रिमूव डिफेक्ट्स इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। company's public affair and its administration in India were to come directly under supreme control of British government। देखिए इंडिया में तो ये सारी चीजें हो रही थी, इंटरनल प्रॉब्लम्स ब्रिटिश पार्लियामेंट देख रहा था, बट इसी के साथ साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट के खिलाफ भी प्रॉब्लम्स देखी जा रही थी जो
ब्रिटेन के नेटिव्स थे। तो उन पे प्रेशर जो है बनता जा रहा था। उन प्रेशर को रिमूव करने के लिए, उन प्रेशर्स को कम करने के लिए ये सारे एक्ट्स जो है लेके आए जा रहे थे। तो अगर हम पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो एक और बॉडी बनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके अंदर क्या था, जैसे एक हायरार्की अगर हम देखें इसमें भी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, जैसे हमने पार्लियामेंट देखा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड उसके बाद जो डिसीजंस है वो 2 पार्ट्स में देखे गए। अगर कोई पॉलिटिकल डिसीजन लेना है, अगर कंपनी को कोई पॉलिटिकल डिसीजन लेना है, तो उन्हें कोड ऑफ कंट्रोल की परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। बट अगर उन्हें कोई कमर्शियल डिसीजन लेने हैं, तो उसमें उन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये चेंजेस जो है किए गए थे पिट्स इंडिया एक्ट। तो हमने देखा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है एस्टैब्लिश करता है, देन अपने नंबर्स भी बढ़ाता है मेंबर्स के। इसमें 6 कमिश्नर इंक्लूडिंग 2 कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट देखा गया। देन बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज टू गाइड एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया था। तो ये हायरार्की जो है ये भी देखी गई, ये मेंटेन करने की कोशिश की गई। देन जो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल वर मेड सबऑर्डिनेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर टर्म्ड एज ब्रिटिश पोजीशन। ये सारी चीजें जो है देखी गई थी। अब इसमें और क्या, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए हम ये हायरार्की याद रखेंगे कि पहले न्यू बॉडी जो है बनाई गई थी, देन उसके बाद गवर्नर जनरल एंड काउंसिल की अगर हम बात करें, तो गवर्नर जनरल को एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अगर हम बात करें, तो उसमें गवर्नर जनरल और 3 मेंबर्स थे। तो मेंबर्स जो है कम कर दिए थे, 4 थे पहले, फिर 3 कर दिए थे। गवर्नर जनरल की पोजीशन जो है स्ट्रेंथन कर दी थी, और जो मद्रास प्रोविंस है एंड बॉम्बे प्रोविंस है, वो जो है सबऑर्डिनेट हो चुका था बंगाल प्रोविंस से इन मैटर्स ऑफ वॉर, डिप्लोमेटिक रिलेशन एंड रेवेन्यू। तो इन तीनों चीजों में भी जो बंगाल प्रोविंस है वो हमें हायर पोजीशन पे दिखता है मद्रास एंड बॉम्बे के। देन एक एक्ट आया था, एक्ट ऑफ 1786। इस इन 1786 के एक्ट के अंदर ये मेनली इसलिए बनाया गया था कि जो कॉर्नवालिस थे, जो न्यू गवर्नर जनरल बनने वाले थे, उनकी पावर्स को एम्पावर करने के लिए गवर्नर जनरल को इस एक्ट के थ्रू एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो दे दी गई थी। इट मीन्स कि वो किसी भी केसेस में इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ काउंसिल। एंड जो गवर्नर जनरल है वो कमांडर इन चीफ की तरह भी काम कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड रहे। तो एक पर्सन जो था वो 2 पोस्ट पे हम देख सकते हैं, एक कमांडर इन चीफ और एक गवर्नर जनरल। तो ये सिर्फ एक्ट जो है मेनली हम देखें तो कॉर्नवालिस की पावर को एम्पावर करने के लिए ही लेके आया गया। ओके, तो नेक्स्ट जो चार्टर एक्ट है 1793 का, वो इम्पोर्टेंट है। ये एक्ट जब पास किया था, तो इस एक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट हम कुछ बात देखें, तो जो इंडिया पे मोनोपोली थी कंपनी की ट्रेड में, वो 20 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दी थी। मोर पावर टू गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल थे उनकी पावर को जो है इंक्रीज कर दी गई, दिया गया था। और स्पेसिफिकली जो सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज थी मद्रास एंड बॉम्बे, उसमें भी गवर्नर जनरल की पावर जो है बढ़ चुकी थी। अगर हम कंपनी के बारे में देखें, तो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली 20 इयर्स के लिए बढ़ रही थी। उसी के साथ-साथ ऐसा बोला गया था जो इंडियन रेवेन्यू है उसका 5 लाख ब्रिटिश पाउंड जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाएगा। और जो सैलरी जो है स्टाफ मेंबर की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स की, वो भी कंपनी से ही चार्ज किया जाएगा। कंपनी से चार्ज किया जाएगा, इट मीन्स डायरेक्टली इंडिया से ही चार्ज किया जाएगा। देन जो कंपनी के मेंबर थे उन्हें ग्रांट किया गया, अथॉरिटी दी गई कि वो लाइसेंस प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल को या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज को, कि वो इंडिया में आके ट्रेड कर सके। ये उनको लाइसेंस जो है प्रोवाइड किया गया, और इसे प्रिविलेज और कंट्री ट्रेड जो है कहा गया। इसमें क्या होता है, जैसे प्रिविलेज की अगर हम बात करें, ये सारी चीजें क्यों हो रही थी? ये इसलिए हो रही थी क्योंकि इंडस्ट्रियल क्लास जो है ब्रिटेन में, वो भी इंक्रीज हो रही थी। तो सिर्फ एक कंपनी की मोनोपोली से
वहाँ पे भी प्रॉब्लम ब्रिटेन में भी प्रॉब्लम जो है देखी जा रही थी। इसलिए अथॉरिटी दी गई कि आप जो है इंडिविजुअल को या किसी भी एम्प्लॉइज़ को जो है लाइसेंस प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो इंडिया आए और ट्रेड कर पाए। और ये प्रिविलेज या कंट्री ट्रेड इसलिए कहा गया क्योंकि ब्रिटेन में भी इंडस्ट्रियल क्लास जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही थी, राइज़ हो रहा था उनका। अगर वो सप्रेस करते तो ब्रिटिश पार्लियामेंट पे फिर से क्वेश्चन हो सकते थे। इसलिए ये सारी चीज़ें भी करी जा रही थी। और इसी वजह से जो ओपियम था जो शिपमेंट था ओपियम का वो चाइना में बढ़ चुका था। देन सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एंड जुडिशियल फंक्शन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन था वो इंक्रीज कर दिया हाई सीज में। इट मींस कि पहले लैंड में जो भी सारी जजमेंट देते थे वो दे सकते थे, बट इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट और भी हाई सीज में भी मान लीजिए कोई ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट है, ये सारे केसेस भी जो है सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करने लग गया। तो द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेपरेटेड फ्रॉम द जुडिशियल फंक्शन। तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अब दूसरा था, जुडिशियल फंक्शन जो है वो दूसरे थे। पहले ये दोनों फंक्शन एक ही पर्सन करता था, बट इस एक्ट आने के बाद रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन या रेवेन्यू से रिलेटेड जो काम है वो अलग फंक्शन अलग पर्सन करेगा एंड जो जुडिशरी फंक्शन है वो अलग पर्सन करेगा। तो इस वजह से जो रेवेन्यू कोर्ट थे जिसे माल अदालत बोलते थे वो डिसअपियर होते हुए दिखाई दी। तो अब जो रेवेन्यू कोर्ट है, जो रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती थी या जो भी केसेस होते थे, अब रेवेन्यू कोर्ट के सारे जो चीजें हैं या सारी जो केसेस है वो कहाँ सॉल्व होंगे, सिविल कोर्ट में या फिर जैसे हम दीवानी अदालत भी बोलते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें सॉल्व हो गई। क्या-क्या सिग्निफिकेंस था चार्टर एक्ट 1793 का कि फाउंडेशन ऑफ गवर्नमेंट बाय रिटन लॉज एंड रेगुलेशन। अब पहली बार ऐसा देखा जा रहा था जो पार्लियामेंट रिटन लॉज बनाती है, रिटन रेगुलेशन बनाती है, वो इंडिया में जो है स्टार्ट होना या फिर यूज़ होना स्टार्ट होगा। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ रेगुलेशन एंड रिटन लॉज वाज टू बी डन बाय द कोर्ट्स। अगर कोई भी लॉ बना है या फिर कोई भी लॉ लिखा है, उसमें क्या उसका इंटरप्रिटेशन होगा, इसको कौन बताएगा ये, या कोई रिटन लॉ होगा, उसकी इंटरप्रिटेशन कौन देगा, उसके पास किसके पास ये राइट होगा? सिर्फ कोर्ट्स के पास। तो उसमें क्या लिखा है, किस तरीके से इंटरप्रेट होगा, वो सारी चीज़ें कोर्ट्स ही बताएगी। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल लॉ वाज एनैक्टेड बाय सेक्युलर ह्यूमन एजेंसी, इट वाज अप्लाइड यूनिवर्सली, दिस वाज एन इम्पोर्टेंट चेंज। तो सिविल लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, कैसे जो रूल ऑफ लॉ है, सेक्युलर ह्यूमन एजेंसी है, ये सारी चीजें भी जो है बात की जाएगी, मतलब किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इन द नेम ऑफ क्लास, रेस, ये सारी चीजें जो है इस चार्टर एक्ट में आई। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस एक्ट में, हम क्या याद रखेंगे? फर्स्ट की 20 प्लस की मोनोपोली जो है वो और बढ़ गई थी। अब बीओसी के जो मेंबर्स थे, वो इंडिया से ही पैसा जाएगा वहाँ से, और इंडियन रेवेन्यू से 5 लाख ब्रिटिश पाउंड भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाएगा। देन जो प्रिविलेज्ड क्लास या फिर कंट्री ट्रेड की बात की हमने, देन सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन जो है बढ़ चुका था। माल अदालत जो थी वो डिसअपियर हो गई थी या फिर बंद हो चुकी थी। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट चार्टर एक्ट इज 1813, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब इस टाइम पीरियड पे क्या हो रहा था, एक छोटी सी चीजें अगर हम देखें, जो एडम स्मिथ थे उनकी जो थ्योरी है लेजर फेयर की, वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, डोमिनेट कर रही थी ब्रिटिश जो पॉलिटिक्स है उसे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कमर्शियल मोनोपोली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उससे खुश नहीं थे। जो इंडिपेंडेंट मर्चेंट्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि जो कंपनी की मोनोपोली है वो खत्म की जाए। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही थी? लेजर फेयर में क्या होता है, फ्री मार्केट की बात करते हैं, फ्री मार्केट विदाउट एनी इंटरप्शन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, इसकी बात की जा रही थी। तो क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको मोनोपोली अभी 20 अभी पिछले एक्ट में हमने देखा था कि 20 इयर्स के लिए और बढ़ा दी गई थी। तो ये इससे क्या हो रहा था, क्योंकि इंडस्ट्रियल क्लास बढ़ती जा रही थी, या राइज देखा गया था इंडस्ट्रियल क्लास का। तो यहाँ पे जो मर्चेंट्स थे, स्पेसिफिकली जो इंडिपेंडेंट मर्चेंट्स थे, उनकी डिमांड बढ़ रही थी कि मोनोपोली को जो है खत्म करें। और वो चाहते थे कि उनको भी शेयर ट्रेड मिले इंडिया के साथ। तो इसके क्या-क्या प्रोविज़न थे इस एक्ट के अंदर? द कंपनीज़ मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया एंडेड एक्सेप्ट द ट्रेड ऑफ चाइना एंड द ट्रेड इन टी। तो ये
इस प्रोविज़न में क्या बताया गया है कि जो कंपनी की मोनोपोली है ट्रेड के ऊपर, ट्रेड याद रखेंगे, ट्रेड के ऊपर वो भी सिर्फ़ इंडिया में वो एंड कर दी थी, बट ट्रेड विद चाइना जो है अभी भी चल रहा था और ट्रेड इन टी जो है वो अभी भी इस पे जो मोनोपोली थी वो ब्रिटिशर्स की ही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही की थी। अगर हम जैसे अभी चाइना की बात है ये, तो चाइना के साथ क्या होता था? कि चाइना में ओपियम वॉर हुई, उसका सिग्निफिकेंस हम देखेंगे जैसे चाइना जो है वो एक्सपोर्ट करता था सिल्क, टी, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है एक्सपोर्ट करता था चाइना और इसके बदले जो है इम्पोर्ट करता था ओपियम। अब ओपियम कैसे इम्पोर्ट करेगा? जो इंडिया है, इंडिया में ओपियम उगाया जाता था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यही ओपियम जो है चाइना में सेल करते थे। तो चाइना इम्पोर्ट करता था ओपियम और चाइना एक्सपोर्ट करता था सिल्क एंड टी। इसके बाद क्या होता है, यहाँ क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है और ये सिर्फ बार्टर सिस्टम की तरह होता था। इट मीन्स कि चाइना जो है वो सिल्क और टी देगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और इसके बदले में बार्टर सिस्टम के थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओपियम को जो है इम्पोर्ट करेगी। तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम चल रहा था। अगर इस टाइम पीरियड से पहले ओपियम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट सिल्क और टी से पहले क्या होता था कि अगर कोई भी ट्रेड होती थी, मान लीजिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सिल्क चाहिए, कंपनी को सिल्क चाहिए तो क्या करते थे, चाइना जो है सिर्फ और सिर्फ ओनली एक्सेप्ट सिल्वर। तो जितने भी काम होते थे, जितना भी ट्रेड होता था, सिल्वर में होता था। क्योंकि सिल्वर की डिमांड थी, तो ब्रिटिशर्स के पास जो रिज़र्व था सिल्वर का स्पेसिफिकली, वो कम होता हुआ जा रहा था। इसलिए बार्टर सिस्टम जो है ब्रिटिश कंपनी ने निकाला कि चाइना को सिल्वर ना देके हम क्या करेंगे, चाइना से कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे और उनसे कुछ चीज़ें ले लेंगे। जैसे सिल्क और टी ले लेंगे, उसके बदले में ओपियम दे देंगे। बट ये सारी जब चीज़ें हो रही थी, तो चाइना में ओपियम की जो एडिक्शन थी, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। जो वहाँ के लोग थे, वो ओपियम के बहुत ज़्यादा एडिक्ट देखे गए थे, जिसकी वजह से जो चाइना का एम्परर था, आई राइट दिस, गिव मी अ सेकंड, मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर लेती हूँ, थोड़ा जगह मिल जाएगी। तो जो चाइना का एम्परर था, उसने ओपियम जो थी, उसे बैन कर दी थी। जिसकी वजह से जो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? इसका रिज़ल्ट हुआ कि ओपियम वॉर जो छिड़ गई थी ब्रिटिश और चाइना के बीच में, ठीक है? तो ये छोटा-सा फैक्ट हम याद रख सकते हैं कि चाइना के साथ क्या प्रॉब्लम देखी जा रही थी। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया जैसे ही जब पहले ट्रेड होता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ जब ट्रेडिंग कंपनी थी, तब वो क्या करती थी, इंडिया के साथ भी ऐसे ही करती थी। इंडिया जो है वो सिल्वर और गोल्ड में ही ट्रेड करता था। अगर मान लीजिए कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए, कॉटन चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, तो इंडिया क्या करता था, इंडिया के जो ट्रेडर्स थे वो क्या करते थे, सिल्वर और गोल्ड में ही सारी चीज़ों का या फिर हम सारी चीज़ें देते थे। ब्रिटिशर से गोल्ड लेते थे या सिल्वर लेते थे और उन्हें जो उनकी नेसेसिटी चीज़ें होती हैं, वो उन्हें प्रोवाइड करते थे। बट जब आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी या फिर बैटल ऑफ बक्सर के बाद हम कह सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था कि उनका जो रिज़र्व है गोल्ड और सिल्वर का वो कम होता जा रहा है, तो वो क्या करते थे, क्योंकि मोनोपोली ट्रेड के साथ भी बढ़ चुकी थी और उनको एडमिनिस्ट्रेशन में भी जगह मिल चुकी थी, लैंड के राइट्स भी उनके पास जो थे, दीवानी राइट्स जैसे उनके पास मिल रहे थे उन्हें। तो उन्होंने क्या करा, स्पेसिफिकली बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के बाद उन्होंने जो ट्रेड है फिर गोल्ड और सिल्वर में नहीं करा। उन्होंने ट्रेड क्या करा, लोगों से ही वो टैक्स लेते और इसी टैक्स से जो है वो सामान खरीदते थे, गुड्स खरीदते थे, रॉ मटेरियल खरीदते थे और इन्हीं गुड्स को जो है वो वापस यूज़ करते थे चीज़ों को खरीदने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये पूरी स्टोरी जो है देखी जा रही थी। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही थी। तो कंपनी की मोनोपोली क्योंकि बहुत ज़्यादा थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली इंडिया के ट्रेड पे बहुत ज़्यादा थी। तो इ इस टाइम पीरियड पे क्योंकि जो इंडस्ट्रियल क्लास थी वो भी बढ़ चुकी थी ब्रिटेन में, तो वो डिमांड कर रही थी कि जो मोनोपोली है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उसे खत्म करने की ज़रूरत है। तो इसी प्रोविज़न में कहा गया था कि मोनोपोली जो
इंडिया के ऊपर ट्रेड किया वो खत्म करेंगे, बट चाइना के साथ जो ट्रेड है वो चलता रहेगा और जो टी का ट्रेड है वो चलता रहेगा। उसपे मोनोपोली जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ही रहेगी। देन उसके बाद कहा गया एवरी ईयर अ सम ऑफ 1 लाख रुपीस वाज टू सेट असाइड फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन अमंग द नेटिव्स ऑफ इंडिया। अब ये कितना अच्छा अब स्टेप हम कह सकते हैं कि उनका कि उन्होंने 1 लाख रुपीस कहा कि इंडिया के एजुकेशन के लिए जो इंडियन नेटिव्स हैं उनके एजुकेशन के लिए करना पड़ेगा या फिर देना पड़ेगा। हम एक साइड से ये सोचते हैं बट इसकी रियलिटी क्या है? इसकी रियलिटी ये है क्योंकि सारे ब्रिटिशर्स जो है इंडिया नहीं आ सकते थे काम करने के लिए, है ना? जैसे और भी कभी भी हम मिडीवल इंडिया में देखते हैं, कभी भी कोई किंग आता है या फिर कोई इन्वेड करता है, वो इंडिया को अपनी कंट्री मानता है। पर ब्रिटिशर्स ने कभी भी इंडिया को अपनी कंट्री नहीं माना। उनका मोटिव था कि जितना हो सके एक्सट्रैक्ट करो, जितना हो सके सारी चीज़ें, सारे रॉ मटेरियल जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे एक्सट्रैक्ट करो और अपनी कंट्री वापस चले जाओ। उनका यही मोटिव था। बट जो छोटे-छोटे काम थे, मान लीजिए क्लरिकल काम थे, वो कौन करेगा? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो आते थे, वो अपॉइंट होके आते थे, वो एग्ज़ाम क्लियर करके आते थे, ये सारी चीज़ें होती थी, तो वो ऑफिसर बनने आते थे। तो अगर ऑफिसर्स हैं तो क्लरिकल वर्क कौन करेगा? तो क्लरिकल वर्क के लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत है या फिर एजुकेशन की ज़रूरत है, तो इसलिए ये प्रोविज़न जो है इस एक्ट में लेके आया गया था। The constitutional position of British territory in India was explicitly defined for the first time. पहली बार बताया गया कि ब्रिटिश जो टेरिटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है दी गई। देन बोला गया जो क्रिश्चियन मिशनरीज है उनको भी परमिट किया कि इंडिया में आए और जो न्यू रिलीजन है उसे स्प्रेड करे। देन कंपनी वाज अलाउड टू हैव टेरिटोरियल पोजेशन फॉर अनदर 20 इयर्स। ट्रेड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे टेरिटोरियल पोजेशन की बात हो रही है। तो ये एक्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो थोड़ा सा बैक स्टोरी है वो भी हम याद रख सकते हैं। ये फैक्ट्स हमें याद रखने हैं बट थोड़ी बैक स्टोरी याद रहेगी कि क्यों चाइना का ट्रेड उनके लिए इंपॉर्टेंट था, चाइना के साथ ट्रेड क्यों बंद हुआ, इंडिया किस तरीके से जो है प्रॉब्लम में देखी गई, पहले कैसे ट्रेड होता था, उसके लिए बैक स्टोरी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट एक्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और इसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं 1833 का। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटेन में हम देख रहे थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है बढ़ रहा था या स्टार्ट हो चुका था, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चर थे कॉटन टेक्सटाइल के या फिर अदर फैक्ट्री गुड्स के, वो भी ब्रिटेन में बनना स्टार्ट हो चुके थे क्योंकि मशीन का यूज होने लग गया था, इंडस्ट्री जो है बनना स्टार्ट हो चुकी थी। और जो एडम स्मिथ की फिलॉसफी थी लेजर फेयर की, वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर होती हुई दिखाई दे रही थी। इस एक्ट के बाद जो कंपनी की मोनोपोली है ओवर द ट्रेड एंड विद चाइना एंड टी, ये सब एंड हो चुकी थी। इट मीन्स इंडिया के साथ ट्रेड तो पहले एक्ट जो आया था उसमें ही बंद हो चुका था, मना कर दिया था। अब इस एक्ट के बाद 1833 के बाद जो चाइना के साथ ट्रेड था, वो भी बंद हो गया था और जो टी के साथ ट्रेड था, इट मीन्स ट्रेड मोनोपोली जो थी वो बंद हो गई थी। ट्रेड कर रहे थे बट मोनोपोली जो है कम हो गई थी। इट मीन्स और भी कंपनीज आ सकती हैं इंडिया में और ट्रेड कर सकते हैं। मोनोपोली जो है वो एंड हो चुकी थी कंपनी की। अगर प्रेसिडेंसी की बात करें तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुके थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुके थे। बॉम्बे, बंगाल, मद्रास एंड अदर रीजन वर सब्जेक्टेड टू कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल इन द काउंसिल। देन इस एक्ट के अंदर फोर्थ प्रेसिडेंसी आगरा बनाने की भी बात की गई थी बट वो जो प्रोविजन है वो सस्पेंड हो गया था और कभी भी इफेक्ट में नहीं आया। देन अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, तो जो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल थे was given the power to legislate for the whole of the British territory in India. The act provided for the codification of laws in India. तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, गवर्नर जनरल काउंसिल को पावर दे दी है लेजिस्लेशन की भी, पूरे ब्रिटिश टेरिटरी की। देन दिस एक्ट एड वन मोर मेंबर एज अ लॉ मेंबर टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। बट जो लॉ मेंबर्स थे उन्हें वोटिंग राइट नहीं थी काउंसिल के अंदर। तो हम ये याद रख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन बन सकता है किस एक्ट में, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि एक्ट में वोटिंग राइट्स जो थे मिल चुके थे, तो ये याद रखेंगे इस टाइम पीरियड पे जो लॉ मेंबर थे उन्हें वोटिंग राइट नहीं थे। देन इंडियंस इन गवर्नमेंट सर्वेंट,
For the first time, Charter Act of 1833 made the provision to freely admit the natives of India to share administration in the country. बट मैंने आपको पहले बताया था कि ये ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था जिससे इंडियंस को बेनिफिट मिले, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर हम देखेंगे स्पेसिफिकली क्लरिकल काम के लिए जो है इंडियंस को हायर करा जा रहा था। No Indian citizen was to be denied employment on the basis of religion, color, birth and descent. ये प्रोविजन जो था इसमें देख सकते हैं 1833 के एक्ट में। देन ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, जैसे स्लेवरी जो है अबॉलिश की गई थी। गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज आल्सो डायरेक्टेड टू पे अटेंशन टू लॉज ऑफ मैरिजेस, राइट्स एंड अथॉरिटी ऑफ हेड्स ऑफ द फैमिलीज। तो ये सारी जो चीजें हैं वो भी चेंजेस करने की बात की गई थी। जैसे हम कह सकते हैं इन एक्ट्स के बाद, जैसे ये थोड़ा सा ट्रिगर पॉइंट कह सकते हैं हम इंडियंस के लिए, क्योंकि जब हम देखेंगे सोशल रिलीजियस मूवमेंट में या फिर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स में देखेंगे कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो ब्रिटिशर्स कुछ अटेंशन पे कर रहे थे मैरिजेस के लॉ को लेके, चाइल्ड मैरिज को लेके, विडोरी मैरिज को लेके, तो यहाँ पे इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था। तो इंडियंस को लगा कि एक फॉरेन कंट्री जो है वो नेटिव इंडियंस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है, जिससे उनके सोशल बिलीफ्स, जो उनके रिलीजियस बिलीफ है, वो हैम्पर हो रहे हैं। तो इस वजह से हम देखते हैं ये सारी प्रॉब्लम आती है, और 1857 का जो वॉर होता है उसमें भी ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे थे सोसाइटी में भी एंड रिलीजन में भी। तो इसलिए इंडियंस जो स्पेसिफिकली इंडियन नेटिव इंडियंस थे उन्हें प्रॉब्लम्स देखी जा रही थी, उनको ये सारी चीजें सही नहीं लग रही। ऑल्दो आज हमें पता है कि ये सारी चीज़ें कितनी सही है, कौन-कौन से राइट्स हमें मिलने चाहिए, किसके क्या राइट्स है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बट उस टाइम पीरियड पे हम 1833 की बात करें, 1830s की बात करें, उस टाइम पीरियड पे जो इंडियंस हैं उनकी जो थिंकिंग है वो उतनी ब्रॉडेड नहीं थी। हम कह सकते हैं रिलीजियस एंड सोशल सर्कमस्टेंसेस भी जो थे वो काफ़ी अलग थे। तो रिफॉर्म्स जो है वो भी साथ-साथ चल रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन जो था पार्लियामेंट जो था ब्रिटेन का, वो भी अलग-अलग जो है लॉज़ बना रहे थे, जिससे इन नेटिव इंडियंस जो है, जो इंडियंस हैं उन्हें लग रहा था कि इंटरफेरेंस हो रहा है। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम देखी गई थी। अगर हम 1833 के एक्ट के सिग्निफिकेंस देखें, तो इस एक्ट के सिग्निफिकेंस से हमें पता चलता है कि इस एंडेड द कंपनी एज़ अ कमर्शियल बॉडी, जो इनकी मोनोपोली थी वो भी खत्म कर दी थी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज़ अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनकी पोज़ीशन, उनकी पावर जो है वो भी इंक्रीज़ कर दी थी। देन फर्स्ट टाइम मेड प्रोविजन टू फ्रीली एडमिट इंडियंस इनटू एडमिनिस्ट्रेशन। तो भले ही क्लेरिकल पोज़ीशन के लिए देखा गया या फिर उस काम के लिए देखा गया, क्योंकि ऑफिसर नहीं बनाया जा रहा था। बट धीरे-धीरे जो है इंडियंस की जॉब्स में देखे जा रहे थे। देन सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ काउंसिल फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को भी सेपरेट किया जा रहा था। इंपॉर्टेंट एक्ट है ये भी। देन हम लास्ट एक्ट देखते हैं, चार्टर एक्ट 1853 का, जिसमें कंपनी रूल के अंदर तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उन्हें बोला गया कि वो न्यू प्रेसिडेंसी और न्यू प्रोविंस जो है वो बना सकते हैं। डायरेक्टर ऑफ कंपनी भी जो है 24 से 18 हो गए थे, और 6 जो है क्राउन अपॉइंट करेगा। देन न्यू प्रेसिडेंसी और प्रोविंस की अगर हम बात करें, तो इस एक्ट ने प्रोवाइड किया अपॉइंटमेंट ऑफ सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल प्रेसिडेंसी। इन 1833 एंड 1853 2 न्यू प्रोविंस ऑफ सिंध एंड पंजाब वर एडेड। Then in 1859, Lieutenant Governor was appointed for Punjab, and this act also led creation of Assam, Burma and Central Province. जैसे अगर आपको याद होगा, हमने एंग्लो सिख वॉर देखी थी। अब आपको क्या करना है, ये जो चार्टर एक्ट साथ-साथ चल रहे हैं, उसी के साथ-साथ आपको देखना है कि इंडिया में साइमल्टेनियसली कौन से वॉर्स, कौन-कौन से ट्रीटीज़, ये सारी चीज़ें साइन हो रही थी। क्योंकि चार्टर एक्ट आया था, उसके अंदर कुछ अलग-अलग प्रोविजंस आए थे, इस वजह से इंडिया के जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, पॉलिटिकल पॉलिसी है, उसमें भी चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे थे। देन जो लॉ मेंबर था, 4th मेंबर था, बिकेम अ फुल मेंबर विद द राइट टू वोट। तो इस एक्ट के थ्रू ही राइट टू वोट जो है लॉ मेंबर को मिला था।
Council expanded from 6 to 12 and local representation was introduced in Indian legislature. ये भी important है. Then अगर हम significance देखें Charter Act of 1853, for the first time legislative and executive function of Governor General Council were separated. Legislative wing of Governor General Council acted as Parliament on the model of British Parliament. तो अब जो भी लॉज क्रिएट किए जा रहे हैं, लॉज बनाए जा रहे हैं, वो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटेन का पार्लियामेंट है, उसके मॉडल पे बनाया जा रहा है. जो रूल्स, रेगुलेशन, लॉज वहां बन रहे हैं, उसी तरीके को उसको हम मॉडिफाई करके इंडिया में भी बनाया जा रहा है. देन इट गेव बर्थ टू इंडियन सिविल सर्विस एंड वॉज ओपन टू ऑल इंक्लूडिंग इंडियंस. ये भी इंपॉर्टेंट है. For the first time, local representation was introduced into Legislative Council in the form of 4 members from the local government of Bengal, Bombay, Madras, and Northwest provinces. After the creation of Bengal Presidency, the Governor General was revived of the administrative duties of Bengal, and he was to uh, devote his whole time to work for the government of India. तो ये सारे important significance जो थे चार्टर एक्ट ऑफ 1850 के थे. तो यहाँ पे हमने देखा चार्टर एक्ट देखे, रेगुलेटिंग एक्ट देखा, पिट्स इंडिया एक्ट देखा, देन चार्टर एक्ट देखे. इन सारे एक्ट्स में हम देखेंगे कंपनी का रूल जो है देखा गया था. इस तरीके की कंपनी की मोनोपोली धीरे धीरे करके खत्म हुई थी. क्या क्या न्यू प्रोविजंस लेके आए गए. इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड पॉलिटिकली क्या चेंजेस आए. इंडियंस का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करा या फिर होने की बात हुई. देन इंडियन सिविल सर्विसेज जो थे की बात जो है करी. तो ये मेजर चेंजेस जो है कंपनी रूल के थ्रू, चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू इंडिया में हमने देखा. कॉन्स्टिट्यूशनल कौन कौन से मेजर्स लिए गए थे ब्रिटेन के थ्रू जिससे इंडिया में ये सारे चेंजेस दिखे. अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी थी. ब्रिटिश ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है हम थोड़ी सी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो है. ओके. तो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी देखेंगे किस तरीके से ब्रिटिश ने इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है अडॉप्ट लेके आए थे, जिसकी वजह से मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला इंडिया के इकोनॉमी में, जो धीरे धीरे कॉलोनियल इकोनॉमी जो है बनती जा रही थी. तो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज को हम 2 पार्ट्स में देख सकते हैं. एक है कमर्शियल पॉलिसी और एक लैंड रेवेन्यू पॉलिसी. सबसे पहले हम देखते हैं कमर्शियल पॉलिसीज के बारे में. अगर हम देखें ये टाइम पीरियड 1600 से 1757 का, अगर हम सिनेरियो देखें, इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी देखें, तो मान लीजिए ब्रिटेन है एंड ये इंडिया है. इस टाइम पीरियड पे 1600 से 1757 के टाइम पीरियड पे क्या होता था कि जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया का होता था एंड जो मैन्युफैक्चर भी वो इंडिया में ही होता था. और जो गुड्स होते थे वो इंडिया से ब्रिटेन जाते थे, या फिर हम कह सकते हैं ब्रिटेन के मार्केट में जाते थे. ये जो सिचुएशन थी कि रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, मैन्युफैक्चर भी यहाँ हो रहा है और फिर दूसरे कंट्री के मार्केट में जा रहा है, तो ये कंडीशन जो थी वो इंडिया के लिए अच्छी थी. इस टाइम पीरियड पे इंडिया का जो सिनेरियो था वो इस तरीके से था, मतलब हम थोड़े प्रॉफिट पे थे, हम ज्यादा ही प्रॉफिट में थे. फ्रॉम 1600 टू 1757 द ईस्ट इंडिया कंपनी सर्व्ड एज अ ट्रेडिंग कंपनी, ओनली ट्रेडिंग कंपनी थी. इट आफ्टर 1813 के बाद अगर हम देखें, ब्रिटिश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो आ गया था, जिससे ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई थी और ब्रिटेन का जो रिलेशन है इंडिया के साथ वो भी चेंज हो गया था. क्यों? क्योंकि ब्रिटेन पूरी तरीके से पहले इंडिया पे डिपेंड था, उसके रॉ मटेरियल पे डिपेंड था. अब धीरे धीरे जैसे वो इंडिया पे और भी जो कंट्रीज है, मान लीजिए अफ्रीका की कंट्री होगी, वेस्ट इंडीज हो गई, कनाडा, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इन सब पे एंड इंडिया ऑफ कोर्स, इन सब पे जो है
वो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रहा था, अपने मार्केट में मैन्युफैक्चर कर रहा था, इन कंट्रीज़ पर अपना जो फिनिश गुड है, वो बेच रहा था। तो ये सारी चीज़ों से ब्रिटेन के जो रिलेशन है, वो अदर कंट्रीज़ के साथ, इंडिया के साथ जो है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, सोशली भी हम देखते हैं पूरी तरीके से ब्रिटेन का रिलेशन चेंज हो जाता है, क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्री में अब डेवलपमेंट हो रही है, एक्सपैंड हो रहा है किसका? मॉडर्न मशीनरीज़ का, फैक्ट्रीज़ का एंड कैपिटलिज़्म का। तो अब कैपिटलिज्म की ग्रोथ भी जो है देखी जा रही है। पैसा कमाना, पैसे को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें जो सोसाइटी है ब्रिटेन की उस पे काम किया जा रहा है। मॉडर्न मशीनरीज़ पे काम किया जा रहा है, रॉ मटेरियल क्योंकि मिल रहा है। ब्रिटेन को रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम तो है ही नहीं अब। इस टाइम पीरियड पे अगर हम देखें ब्रिटेन को रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम नहीं है। वो रॉ मटेरियल बहुत सारी कंट्रीज़ से जो है गेन कर रहा था। अब जैसे-जैसे उसके पास रॉ मटेरियल आ गया, उसके बाद डेवलपमेंट आई, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आई, मॉडर्न मशीनरीज़ जो है बनने लगी, फैक्ट्रीज़ जो है वो बनती हुई दिखी, तो रॉ मटेरियल को किस तरीके से यूज़ करके एक बिग लार्जर मार्केट बनाता है, वो ब्रिटेन ने क्रैक कर लिया था और वो पूरी वर्ल्ड पे हम कह सकते हैं बहुत सारी कंट्री को कॉलोनाइज़्ड कर चुका था। ब्रिटेन हैड टू कम कैप्चर एंड मोनोपोलाइज़ मैनी फॉरेन मार्केट बाय मीन्स ऑफ वॉर और कॉलोनिज़्म। तो जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ थी या तो उनके साथ लड़ के उन्हें कॉलोनाइज़ करके ये सारी चीज़ें स्पेसिफिकली रॉ मटेरियल जो है एक्सट्रैक्ट कर रहा था। जैसे कुछ कंट्रीज़ थी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, लैटिन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड इंडिया, ये सारी कंट्रीज़ से जो है वो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रहा था और उन्हें अनलिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही थी एक्सपोर्ट की। और एक्सपोर्ट क्या? रॉ मटेरियल, जिससे वो फिनिश गुड बना। और फिनिश गुड के लिए एक लार्जर मार्केट भी वो क्रिएट करता जा रहा था। क्योंकि ब्रिटेन की पॉपुलेशन कम है, रॉ मटेरियल आ रहा है, फिनिश गुड्स बन रहे हैं, बट मार्केट नहीं होगा, तो वो मनी कैसे गेन करेगा? कैपिटलिज़्म या कैपिटलिस्ट कंट्री कैसे बनेगी वो? तो वो क्या कर रहा था, उसके पास लार्जर मार्केट भी जो है जनरेट हो रहे थे, जो कॉलोनाइज़ या वॉर के थ्रू उसने कंट्रीज़ को ऑक्यूपाइड किया था, तो वहाँ पे एक लार्जर मार्केट भी वो ऑटोमैटिकली जनरेट कर रहा था। तो ये जो सर्कल है, वो कंप्लीट करते हुए जा रहा था ब्रिटेन। Was particularly true to the cotton textile industry, which served as the main vehicle of the industrial revolution in Britain. क्योंकि कॉटन की बहुत डिमांड थी, कॉटन का जो रॉ मटेरियल प्योर कॉटन है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, ब्रिटेन में भी बहुत ज़्यादा थी। तो ब्रिटेन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक रॉ मटेरियल कॉटन जैसी इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल को जो है गेन कर लिया था और उस पे फिनिश गुड्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। ब्रिटेन की क्या सिचुएशन थी आफ्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? कॉलोनीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एक्सपोर्टेड एग्रीकल्चर एंड मटेरियल mineral raw material. There was a sufficient capital for investment in new machineries and factory. मनी तो आ रहा है, रॉ मटेरियल भी आ रहा है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बन रहा है, फिनिश गुड से मनी आ रहा है। अब ये मनी इन्वेस्ट होगा कि हम किस तरीके से न्यू मशीनरीज बनाएँ। ब्रिटेन जो है किस तरीके से न्यू मशीनरीज बनाए, न्यू सिस्टम लेके आए, फैक्ट्रीज कैसे बिल्ट अप करे। ये सारी चीज़ें जो है कर रहा है क्योंकि मनी की अब उसके पास कमी नहीं है। सारी चीज़ें बहुत जगह पे वो रॉ मटेरियल ले रहा है, फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहा है, फिनिश गुड से मनी आ रहा है, मनी को इन्वेस्ट कर रहा है न्यू मशीनरीज़ एंड फैक्ट्रीज़ में जिससे वो और ज़्यादा बल्क में चीज़ें बना सके। और इसी के साथ-साथ जो पॉपुलेशन थी वो भी इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दी, तो जो लेबर था वो भी चीप था। इंडस्ट्री भी ग्रो हो रही थी और लेबर भी चीप था। तो लेबर भी चीप था, पैसे भी कम देने पड़ रहे थे और बेनिफिट जो है, प्रॉफिट जो है, वो और ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा था। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ब्रिटिश सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता था? ये तो हमने देखा कि ब्रिटेन जो स्पेसिफिकली कंपनी थी, वो कैसे मोनोपोली जो है अपनी बना रही थी, कैसे रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर रही थी और किस तरीके से सारी चीज़ें कर रही थी। बट उसी के साथ-साथ ब्रिटिश सोसाइटी में इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा? फर्स्ट हम देखेंगे रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हो रही है क्योंकि अब कंट्री के पास मनी है।
इंडस्ट्रियल क्लास जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। देन ब्रिटेन जो है वो अर्बनाइज्ड बनता गया क्योंकि फैक्ट्रीज आ रही है। अब फैक्ट्री बनेगी, लेबर भी चीप है, मनी की भी सबको ज़रूरत है। तो जो रूरल एरियाज़ है वहाँ से लेबर्स काम के लिए, इंडस्ट्री में काम के लिए जाएँगे। तो अर्बनाइज़ेशन जो है वो बढ़ता जा रहा था। 2 न्यू क्लासेस जो है सोसाइटी में देखी गई ब्रिटेन की सोसाइटी में इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स। दोनों को ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से का इम्पैक्ट जो है इन दोनों ही क्लासेस पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। वुमेन हो गई, चिल्ड्रन हो गए, वो इक्वली वर्क करते थे, इक्वली हार्ड वर्क करते थे। बट सारा बेनिफिट लोअर सोसाइटी या फिर लोअर मान लीजिए कि लेबर क्लास है, उन्हें नहीं मिल रहा था। ये सारा बेनिफिट किसे मिल रहा था? जो इंडस्ट्रियल क्लास के थे, जो कंपनी से रिलेटेड थे, जिनकी मोनोपोली बहुत ज़्यादा थी ब्रिटेन में भी, उन सबको बेनिफिट जो हो रहा था। जो बिल्कुल हम कह सकते हैं ग्रास रूट लेवल लेवल के लोग थे, उन्हें या ग्रास रूट लेवल की क्लासेस थी, उन्हें कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही थी। ब्रिटिश मैन्युफैक्चर के जो क्लास ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर वो भी इंक्रीज़ हो चुके थे, उनकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हुई थी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी जो है इंक्रीज़ हो रहा था। जैसे-जैसे ब्रिटिश में ये सारे डेवलपमेंट हुए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से कंपनीज़ का बेनिफिट हो रहा था, इंडस्ट्रियल क्लास का बेनिफिट हो रहा था, न्यू फैक्ट्रीज़ ओपन हो रही थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन हो रही थी। देन साथ-साथ जो एनलाइटमेंट है वो भी तो बढ़ रहा था, तो लोगों को पता चल रहा था कि एक कंपनी के मोनोपोली की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है या फिर जो पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरर ग्रुप थे, उन्हें कितना नुकसान हो रहा है सिर्फ़ एक कंपनी की मोनोपोली की वजह से। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें हो गई थी, पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, रूल्स एंड रेगुलेशन की बात होती थी, तो इस सारे रीज़न्स की वजह से अटैक होने लगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली पे। क्योंकि सब लोग चाहते थे कि वो इंडिया जाए, चाइना जाए, ट्रेड करे और मनी को इंक्रीज़ करे। तो ये सारी चीज़ें भी हम देख रहे थे। Then 1793 में they forced the company to grant them use of 3000 tons of its ship every year to carry their goods. तो कंपनी को उन्होंने इस तरीके से भी फोर्स किया कि आप हमें शिपिंग में हेल्प करें, हमारे गुड्स को लेके जाने में हेल्प करें। Then between 1793 and 1813, they launched a powerful campaign against the company and its commercial privilege. क्योंकि ब्रिटेन की सोसाइटी जो है अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही थी, पॉलिटिकली भी और हम कह सकते हैं फिलोसफिकली भी, और मनी का जो फ्लो है वो भी इंक्रीज़ हो चुका था। तो सभी जो क्लास था वो चाहता था कि वो डेवलपमेंट की तरह बढ़े। तो यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें देखी जा रही थी। Then they succeeded in 1813 in abolishing East India Company's monopoly of Indian trade. The government of India now followed a policy of free trade or unrestricted entry of British goods. तो ये सारे डेवलपमेंट क्यों हो पाए? ये सारे डेवलपमेंट इसलिए हो पाए क्योंकि जो ब्रिटेन में क्लास थी, मर्चेंट क्लास थी, इंडस्ट्रियल क्लास थी, ये सारे क्लास ने थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस जो है पार्लियामेंट पे डाला, पार्लियामेंट पे दबाव डाला होगा जिसकी वजह से इस तरीके की पॉलिसीज़ जो है लेके आई थी और मोनोपोली को खत्म करने की, अबॉलिश करने की बात की गई थी। Then after the Industrial Revolution, with suitable policy of British India, final products of British manufacture flooded in India. The free trade imposed on India was one-sided. फ्री ट्रेड जो था इंडिया और ब्रिटेन के बीच में हुआ तो सिर्फ वो वन साइडेड था, जिससे सिर्फ ब्रिटेन का ही फायदा हुआ, ब्रिटेन को ही बेनिफिट मिला, इंडिया को इससे नुकसान ही हुआ था। देन ब्रिटिश मैन्युफैक्चर आल्सो एडवोकेट द वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडिया। ये सारी चीजें भी हम देख रहे थे क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा था। ब्रिटिश जो मैन्युफैक्चर थे उनके लिए हेल्पफुल रहा इंडिया के मार्केट में एंटर करना। तो ये सारे हमने अभी देखे कि इस टाइम पीरियड पे क्या सिनेरियो था इंडिया का, अगर हम बात करें कमर्शियल पॉलिसीज़। कमर्शियल पॉलिसीज़ में क्या-क्या डेवलपमेंट जो है इंडिया का था। तो हमने देखा फर्स्ट फेज़ में इंडिया जो था वो पावरफुल पोज़ीशन पे था। सेकंड पीरियड में हमने देखा कि इंडिया की जो मोनोपोली है वो कम होती जा रही थी। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर एंड प्लासी इंडिया
जो है वो पॉलिटिकली भी वीक होती जा रही थी और ट्रेडिंग सिस्टम में क्योंकि ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस बढ़ गया था, तो वहाँ पे भी हमें नुकसान देखने को मिला था। देन आफ्टर 1830 ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। उसी टाइम पीरियड पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद न्यू क्लासेस जो है वो डेवलप हुई। न्यू क्लासेस डेवलप होने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को कम करने की बात की गई और बहुत सारे डेवलपमेंट जो है किए गए। तो आज जो है कमर्शियल पॉलिसीज़ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लैंड रेवेन्यू पॉलिसी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे किस-किस तरीके की लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ बनाई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिससे इंडिया का जो रेवेन्यू सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा हम कहते हैं डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखाई दिया था। देन हम जैसे हम 3 मेजर लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ देखेंगे, परमानेंट सेटलमेंट, अ, रैयतवाड़ी सेटलमेंट एंड महारवाड़ी सेटलमेंट, परमानेंट, रैयतवाड़ी और महारवाड़ी। फिर इसके बाद क्या-क्या प्रॉब्लम्स और फेस की गई, तो हम वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को। तब तक के लिए आप 2 क्वेश्चंस पीवाईक्यू मैं आपको देती हूँ। प्लीज़ टू सॉल्व दिस। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। हम हमेशा देखते हैं कि हम थोड़े से डीप टॉपिक पढ़ें और बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं, बट कभी-कभी ऐसे ईज़ी क्वेश्चन्स भी आ जाते हैं, जो बहुत गेम चेंजर बन सकते हैं हमारी प्रिपरेशन में। तो सारे पॉइंट्स हम याद रखेंगे। पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज़ कीजिए, सारे एक्ट्स अच्छे से पढ़ेंगे एंड देन सेकंड जो एक्ट है या फिर क्वेश्चन है वो ये है, प्लीज़ डू अटेम्प्ट दिस। एक बार आप खुद से पढ़ लीजिए, आज की जो क्लास थी वो उससे आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। देन आप एक बार फिर से रीड करिए, फिर से पीवाईक्यू पढ़िए, इस तरीके से अपने पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करिए। ओके देन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, विथ लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।